हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि चैप्टर 3 है। आज हम उसका लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर 5 में इस चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर 4 तक हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आप उन वीडियो को देख करके क्या क्या टॉपिक हमने कंप्लीट किया है उसको देख सकते हैं। आज हम लेक्चर 5 जो है उसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे कि सेल क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं। और यहाँ से आज हम शुरू करने वाले हैं और सेल से रिलेटेड जितना भी सिलेबस हमारा है इस चैप्टर में उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप सभी वीडियो को ध्यान से सुनें, देखें, ताकि सेल से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो सभी के सभी समझ में आ सकें और हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं सेल क्या होता है। तो सेल का कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ। 11th क्लास में डिस्कस भी किया है कि अगर कोई वाटर टैंक जो कि छत पर रखा हुआ है और उस टैंक को फिल करने के लिए मैंने देखा कि हमको एक पावर सप्लाई मोटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम समर भी बोल देते हैं। तो मोटर जब हम लगाते हैं तभी पानी जो है वो टैंक तक पहुंचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि छत पर जहाँ टैंक रखा हुआ है और ज़मीन की अगर हम बात करते हैं तो छत का प्रेशर जो है ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ज़मीन। तो ज़मीन का प्रेशर जो है लो है, हमारी अर्थ का प्रेशर लो है और छत का प्रेशर हाई है। जबकि हम जानते हैं वाटर सप्लाई हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है। जबकि ऐसी सिचुएशन हमारी क्रिएट हुई है कि जो प्रेशर है वो पानी की सप्लाई जो है वो लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर मुझे करना है। तो ये देखा गया कि जब लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर अगर हम वाटर की सप्लाई करते हैं तो मुझे एक एक्सटर्नल वाटर पंप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर जब हम वाटर को ले जाते हैं तो मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है और तभी आपका पानी जो है वो टैंक में पहुंचता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर किसी सर्किट में करंट को कांस्टेंट फ्लो कराना है, मींस लगातार अगर करंट को फ्लो कराना है तो मुझे एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उस एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से ही एक कांस्टेंट करंट लगातार सर्किट में फ्लो होता रहता है। तो उस एक्सटर्नल सोर्स को ही हम सेल के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी सर्किट में करंट को मेंटेन करना है, मींस कांस्टेंट करंट लगातार फ्लो करना है, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस एक्सटर्नल सोर्स को ही हम सेल या इलेक्ट्रिक सेल के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है कि सेल ए सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन ए स्टडी करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड ए सेल। तो सेल क्या है? एक ऐसी डिवाइस जिसका यूज करंट को कंटिन्यूअसली फ्लो कराने के लिए किया जाता है, उस डिवाइस को ही इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उस डिवाइस को इलेक्ट्रिक सेल के नाम से जानते हैं। जो सेल हमने यहाँ बनाया है इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला जाता है। और अगर
दूसरे टाइप की बात करते हैं तो ड्राई सेल्स भी बोले जाते हैं। तो यहाँ ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल को मैंने यहाँ बनाया है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोला जाता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं, और दोनों ही इलेक्ट्रोड एक सॉल्यूशन में डिप होते हैं, जिस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने बनाया है, तो इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहते हैं। सेल कोई भी हो, वो एक ही काम करता है, करंट को मेंटेन करना। तो यहाँ अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि इसकी हेल्प से हम कई एक टॉपिक पूरे करेंगे। तो सेल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और शॉर्ट में उसको EMF भी बोलते हैं। और इसका सिंबल जो है वो कर्सिव E से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखना है। यहाँ मैंने कंसीडर कर लिया कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का अपने आप में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होने की वजह से वो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में है, तो ऐसा मैंने सपोज कर लिया इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में है। अब वो कौन सा पॉइंट है, तो वो पॉइंट मैंने ए कंसीडर कर लिया। केवल इमेजिनेशन है, इसका कोई रोल नहीं है। हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में है, तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में है। इसी तरीके से नेगेटिव इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मैंने माइनस का B माइनस बोल दिया है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की वजह से है, इसलिए V प्लस बोल दिया है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, ये माइनस आया, और यहाँ पर ये माइनस आ गया है। तो ये इटसेल्फ में पोटेंशियल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज कैरियर को ट्रांसफ़र करते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स आपके इस तरीके से लगे होते हैं, और ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर सेल से कोई भी करंट ना लिया जाए, अगर सेल से कोई भी करंट ना लिया जाए, दोनों इलेक्ट्रोड के डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से बोला जाता है। मैंने क्या कहा, अगर सेल से कोई भी करंट न लिया जाए तो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं, और उसको हम कर्सिव E से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो डेफिनेशन क्या मैंने यहाँ पर लिखी भी है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट। का मतलब है सेल से कोई भी करंट नहीं लिया जा रहा है, तो उसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं, और इस केस में इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो नाम लिखा है, ये बेसिकली फोर्स नहीं होता है, ये एक हिस्टोरिकल नेम है। ये आपको ध्यान भी रखना है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। पहले ये नाम रखा गया होगा जब ये कंसेप्ट की जानकारी नहीं थी, लेकिन वही नाम अभी तक चलता चला आ रहा है। इसकी वजह से इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स
व्हेन नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में कोई करंट ना हो तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही, ये पोटेंशियल किसकी वजह से, क्योंकि इस पर चार्ज है। कहाँ से चार्ज मिला, इस इलेक्ट्रोलाइट से चार्ज मिला है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अब ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का, ये हम डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस CD से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने CD को इस सेल से कनेक्ट किया, सर्किट में या रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो होने लगा, और वो करंट की डायरेक्शन C2D है, आप देख सकते हैं। और कितना करंट फ्लो हो रहा है तो उसे मैंने I करंट बोल दिया है। तो आप देखेंगे कि करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में है वो C2D जा रहा है। और अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, इसी तरीके से अगर हम बोलते चलें तो इलेक्ट्रोलाइट में मतलब इनसाइड द सेल जो करंट है वो N2P फ्लो हो रहा होगा, N2P फ्लो हो रहा होगा, जबकि बाहर जो है वो C2D फ्लो हो रहा है। तो ये करंट जो फ्लो हो रहा है N2P, उस करंट को जो अपोज करेगा उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो होता है उस करंट का रेजिस्टेंस ही इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है वो जो करंट का अपोज करता है उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्योंकि हर मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है, मीन्स हर मटेरियल में प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो का अपोज जरूर करेगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट अपोज करता है उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और बाहर जो है उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कई एक पॉइंट्स पर डिपेंड भी करता है। इसका मतलब है कि सेल के कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बदल दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये अलग पॉइंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। अगला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर इनके बीच का गैप इंक्रीज करते चले जाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज चलता चला जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर इसको बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फैक्टर थे जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आगे हम बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल का सर्किट सिंबल क्या होगा। तो सेल के सर्किट सिंबल के लिए हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, पहले से हम जानते भी हैं। बड़ी लाइन को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोला जाता है और छोटी लाइन को नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोला जाता है। उसके साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का सिंबल उसी तरीके से रहता है, बस इसको या तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बिल्कुल पास में हम रेजिस्टेंस बना देते हैं या बिल्कुल अलग से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये सिंबल जो बना दिया वो सिंबल आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल बोला जाएगा। तो मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको बताया, इंटरनल रेजिस्टेंस बताया, और जब
सेल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो इन इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। करंट जब नहीं फ्लो होता है तो ईएमएफ बोलते हैं, और जब करंट सेल से फ्लो होने लगता है तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और एक अगला टॉपिक देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये मैंने सर्किट बना दिया है, सेल की जगह पे जो इलेक्ट्रोलाइट सेल बनाया था उसकी जगह पे उसका सर्किट सिंबल बना दिया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से उसको कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया सेल से करंट मिलना शुरू हो गया और उस कांस्टेंट करंट को मैंने आई बोल दिया है। अभी मैंने ये कहा था कि ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है कि जब सेल से करंट नहीं मिलता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जितना भी होगा उसको ही हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं। तो एक तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होगा। तो वही मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है और इलेक्ट्रोलाइट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैंने ओम्स लॉ के हिसाब से कितना हो जाएगा आई आर, तो मैंने आई आर लिख दिया है। तो ईएमएफ इक्वल्स टू कितना हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए मैंने आई आर लिख दिया है। ये रिलेशन हो गया। यहाँ से चाहो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर हो जाएगा। यही रिलेशन होता है और इसको याद भी रखना पड़ेगा। हम यहाँ से चाहो तो करंट भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ तो ओम्स लॉ से हम V की जगह पर आई आर भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह पे आई आर लिख दिया, आई कॉमन ले लिया तो आर प्लस आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। तो कई एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है कि किसी सेल से कितना करंट मिलता है, तो किसी सेल से मिलने वाला करंट आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है। मैक्सिमम अगर करंट होगा सेल का तो क्या होगा, सेल का मैक्सिमम करंट तभी मिलेगा, यहाँ से देखा जाए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जीरो होना चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आर जीरो है तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, तो ई अपॉन आर हो जाएगा। इसी से भी 2-3 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो आई मैक्स इक्वल्स टू ई अपॉन आर, और ये कंडीशन भी लर्न रखनी है। स्मॉल आर कभी जीरो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो एक मैंने इसको लेकर के इससे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ पूछा गया है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। और अगर हम इसको इसकी जगह पर लिख दें तो यहाँ माइनस का आई आर हो जाएगा और प्लस का ई हो जाएगा और इधर आपका V हो जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसलिए स्ट्रेट लाइन ऐसी नहीं जाएगी, इस तरीके से जाएगी। और इसका जो स्लोप है वो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट, माइनस था इसलिए माइनस में लगा दिया, क्योंकि इधर नेगेटिव होगा स्लोप इसकी वजह से। तो ये ध्यान रखना, ये ग्राफ न्यूमेरिक एग्जाम में दिया गया है और पूछा गया है कि इस ग्राफ से आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ तो स्लोप निकाल दो, इस ग्राफ से ईएमएफ बताओ। तो यहाँ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ की ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम सेल का ईएमएफ बोलेंगे, क्योंकि आई अगर जीरो हो जाएगा तो वी ई के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे जो और एक रिलेशन था, इसको पूरा किया।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके आगे तब हम लोग नए टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग एक नया टॉपिक सेल से रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मैंने पहले भी बता चुके हैं कि सेल आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो जैसे करंट की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से एक से ज़्यादा सेल भी कनेक्ट किए जाते हैं। तो सेल को हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स की भी हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जब हम एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट करते हैं तो या तो सीरीज में करेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। तो यहाँ हम लोग सेल्स इन सीरीज की बात करने वाले हैं कि अगर हमारे कोई दो सेल सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। ये डेरिवेशन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं तो ये इम्पोर्टेंट भी है। तो सेल इन सीरीज का डेरिवेशन हमें करना है, मतलब इसमें हम इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाले हैं। उसके साथ ये भी सीखेंगे कि कब हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। यहाँ मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास कोई दो सेल्स जिसमें एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ईएमएफ E1, दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और ईएमएफ E2 है और ऐसे सेल्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। हम सभी जानते हैं कि सीरीज में करंट जो है वो सेम होता है। अब वो करंट कितना है उसे मैंने यहाँ I बोल दिया है कि कितना करंट सेल्स में फ्लो हो रहा है, वो करंट I फ्लो हो रहा है। और ऐसे सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है तो मैंने यहाँ उसका सर्किट का इक्विवेलेंट भी बना दिया। इक्विवेलेंट का मीन्स हम पहले पढ़ भी चुके हैं, कैपेसिटर में पढ़ा, रेजिस्टेंस में पढ़ा है कि जितने भी लगे हों उन सभी की जगह पर सिंगल सेल लगा दिया गया और ऐसा सेल जिसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। तो मुझे रिलेशन स्टेबलाइज करना है E इक्विवेलेंट E1 एंड E2 में, R इक्विवेलेंट R1 एंड R2 में। इनका रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए मैं अभी जो रिलेशन पढ़ चुका हूँ EBR का, उसी का यूज करेंगे। तो फॉर सेल E1 तो हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेल E1 के केस में कितना होगा तो मुझे मालूम है VA माइनस VB होगा। तो मैंने यहाँ पर VA माइनस VB लिख दिया। चाहो तो ये लिख दो या उसकी जगह पर इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है E, तो यहाँ E1 माइनस I और रेजिस्टेंस कितना R1, तो R1 लिख दिया है। इसी तरीके से सेल E2 की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VC होगा, वही मैंने लिखा इक्वल टू E2 माइनस का I R2 लिखा हुआ है। अब हम बात करें कि इक्विवेलेंट सेल के केस में इस रिलेशन से मुझे क्या मिलेगा, तो E इक्विवेलेंट इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो VA माइनस VC होगा, तो मैंने वही लिख दिया VA माइनस VC इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस का I R इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, आप एक एक पोटेंशियल लेकर के भी लिख सकते हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक सिंपल सा तरीका मैंने यहाँ पर यूज किया है, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। यहाँ मैंने एक तो तरीका ये है कि इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट और हमें क्या मिलेगा VA माइनस VC और इधर भी ऐड कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हमने इसमें BV इसको ही प्लस कर दिया और इसी का माइनस कर दिया तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं और अरेंज करके लिख दिया। तो VA माइनस VB प्लस
वी बी माइनस का बी ए। सॉल्व इसको करोगे तो इतना ही मिलेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट साइड जैसी लिखी है वो मैंने वैसा ही लिख दिया है। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से लगा दी तो E1 माइनस आई R1, इसी तरीके से इसकी वैल्यू लगा दी तो E2 माइनस आई R2। राइट साइड जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी लिखा रहने दिया। यहाँ पर मैंने आई वाले टर्म एक साथ लिख लिए, तो E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, और राइट साइड जैसी लिखी है वैसा ही लिखा रहने दिया। अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे कि E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 मिलता है और R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 मिलता है। तो मुझे पता चल रहा है कि सीरीज में अगर n सेल्स कनेक्ट हैं तो उनका इक्विवेलेंट EMF सभी सेल के EMF का सम होगा। इसी तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो जितने भी सेल्स लगे हुए हैं उन सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का सम कर दीजिएगा तो आपको आर इक्विवेलेंट भी पता चल जाएगा। तो इसको ध्यान भी रखना है बेटा कि सीरीज में अगर सेल लगे हुए हैं और उनका इक्विवेलेंट या टोटल EMF पता करना है तो सभी का सम कर दीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात और हम बताना चाहेंगे कि अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं लेकिन सेल की पोलैरिटी चेंज है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो आप ध्यान रखेंगे कि E2 जो प्लस का E2 मैंने लिखा है उसकी जगह पे माइनस का E2 लिखा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था जो सीरीज से रिलेटेड है और ये एग्जाम में पूछा जाता था। या कुछ स्पेशल केस मैंने डायरेक्ट लिखे हुए हैं। मान लीजिएगा n सेल आपके सीरीज में कनेक्ट हैं और सभी सेल का EMF जो है वो E के इक्वल है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R के इक्वल है। तो ऐसे सभी सेलों का टोटल EMF कितना हो जाएगा, तो सभी का सम कर देंगे, सम करेंगे तो NE हो जाएगा और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा तो NR हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ा था सेल से करंट लेने के लिए क्या फॉर्मूला था, EMF अपॉन R प्लस R। तो EMF हमारा इस केस में कितना है, NE अपॉन NR प्लस R मैंने लगा दिया। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल से जितने भी सेल लगे हैं उन सभी से कितना करंट मिलेगा वो यहाँ पर आपको बताया गया है। कुछ कंडीशंस लगा दी जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी हायर देन NR, अगर इससे ज़्यादा है तो क्या होगा कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे और मुझे क्या मिलेगा, I इक्वल्स टू NE अपॉन कैपिटल R। ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लेस देन NR, तो आपका ये हट जाएगा और N से N कैंसिल होगा और मुझे क्या मिलेगा, E अपॉन R मिलेगा। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से बेटा ये पता चलता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो तभी हम मैक्सिमम करंट के लिए सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये याद रखना, दोबारा फिर मैं बोल रहा हूँ, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो और सेल का करंट मुझे मैक्सिमम लेना है तो सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। और अगर रेजिस्टेंस बहुत ही ये बहुत ही कम है तो अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सीरीज में आप देख रहे हैं उतना ही करंट मिल रहा है जितना कि एक सिंगल सेल से मिलेगा। तो सीरीज में तभी लगाया जाता है जब एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे केस में हमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, तो जितने भी सेल हैं उनको हम सीरीज में लगा देंगे और हमारा मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में हम सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सेल्स इन पैरेलल को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सेल्स इन पैरेलल में भी हमें वही करना है कि इक्विवेलेंट, अगर सेल्स आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनका इक्विवेलेंट EMF कैसे फाइंड करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे।
फाइंड करने के लिए हमने यहाँ फिर कंसीडर कर लिया मेरे पास कोई दो सेल्स जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है और EMF E1 E2 है, और उनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। पैरेलल में हमें मालूम है कि जो करंट है वो अलग अलग होता है, इसीलिए इस तरीके से मैंने कनेक्ट किया। सेल E1 से कितना करंट मिल रहा है I1, सेल E2 से कितना करंट मिल रहा है उसको मैंने I2 बोल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसीलिए दोनों ही V1 और V2 के अक्रॉस हमने कनेक्ट किए हैं। टोटल करंट अगर हम देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो I1 प्लस I2, और वो किसके इक्वल है, तो मैंने I बोल दिया है। इसी तरीके से अब इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल सेल से, ऐसा सेल जिसका इक्विवेलेंट जो है EMF वो E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट है। करंट जितना बिल्कुल यही कॉम्बिनेशन है, तो टोटल करंट I है, तो यहाँ पर भी टोटल करंट IE रहेगा। तो इनमें आपस में मुझे रिलेशन स्टेबलाइज करना है प्यारे बच्चों। रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ से सबसे पहले मुझे पता चला कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होता है, तो मैंने यहाँ सीधा I1 प्लस I2 लिख दिया है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सेल E1 के लिए। तो सेल E1 का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मालूम है V1 माइनस का V2 होगा, तो मैंने ये लिख दिया। सपोज कर लिया कि ये पूरी वैल्यू जो है वो V के इक्वल है, तो मैंने V लिख दिया। आगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर, तो E1 माइनस I1 R1। इसी तरीके से दूसरे सेल के लिए भी हो जाएगा, तो दूसरे सेल के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, तो उसको मैंने किसके इक्वल सपोज किया, V के, तो V लिख दिया इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, और इनको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दे दिया। मैंने इक्वेशन सेकंड और थर्ड से I1 और I2 की वैल्यू निकाल करके वो इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई कर दी। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो मुझे मालूम है E1 माइनस V अपॉन R1। इसी तरीके से I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं E2 माइनस V अपॉन R2 हो जाएगा, और दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो वही किया, I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू लगा दी प्लस I2 की वैल्यू लगा दी, इनको अलग अलग मैंने लिख दिया। तो E1 अपॉन R1, इसी तरीके से यहाँ क्या मिलेगा, E2 अपॉन R2 वो अलग लिख दिया। आगे यहाँ क्या मिलेगा, माइनस V अपॉन R1, ऐसे ही मिलेगा माइनस V अपॉन R2। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और V कॉमन है तो V कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मैंने सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। इसी तरीके से एलसीएम यहाँ लेंगे तो ये मिल जाएगा। मुझे V की वैल्यू निकालनी है कि V कितना होगा, तो इस पूरे वाले टर्म को मैंने यहाँ ले आए और I को इधर कर दिया, तो माइनस का I हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। जब V निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो मुझे मालूम है इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और कितना मिलेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरीके से यहाँ I के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो R1 R2 अपॉन कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2। मैंने सॉल्व किया और इक्वेशन फोर्थ बोल दिया। और अब हम लोग इस इक्विवेलेंट सर्किट से हम एक रिलेशन और फाइंड करेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया फॉर सेल E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट का भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस का I इक्विवेलेंट। इक्वेशन फिफ्थ बोल दिया। दोनों की अगर देखा जाए तो दोनों का लेफ्ट साइड एक ही है, तो राइट साइड भी एक ही होगा, तो हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। V के इक्वल होगा, E इक्विवेलेंट इस पूरे के इक्वल होगा, और I के इक्वल होगा, R इक्विवेलेंट इसके इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ कंपेयरिंग लिख दिया। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया। इसको चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इनका आपस में डिवाइड कर दोगे तो मुझे ये मिलेगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अगर हम एन सेल्स की बात करते हैं तो इसी तरीके से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट डॉट 1 अपॉन Rn तक पहुँचेगा,
और इसको हम करेंगे तो E1/R1 प्लस E2/R2 डॉट डॉट EN/RN तक पहुंचेगा। लेकिन इस तरीके का हम एक्सप्रेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे, ये ध्यान आपको रखना है। ये केवल 2 ही सेल के लिए हम पता कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हुए हैं और ये डेरिवेशन छोटे छोटे 2 डेरिवेशन थे, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। ये दोनों ही डेरिवेशन हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं। कुछ स्पेशल केस मैंने जैसे सीरीज में लिखे थे वैसे ही पैरेलल में रहेंगे, लेकिन पैरेलल में सीरीज का जस्ट अपोजिट रहेगा, तो आप उन्हीं का ध्यान रखेंगे और जस्ट अपोजिट बात करेंगे। वहाँ मैंने आपसे कहा था कि सीरीज में तभी कनेक्ट करते हैं जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ कह सकते हैं कि पैरेलल में तभी कनेक्ट करेंगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तभी हम। तो बैटरी बिल्कुल डाउन है जिस समय, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें मैक्सिमम करंट निकालना है तो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ से सीख लिया है। तो ये सेल से रिलेटेड था, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।